हेलो एवरीवन, आज हम देखेंगे इस वीडियो में डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम का मतलब है मंत्रिमंडल की तानाशाही, जिसके अंदर हम 5 टॉपिक देखेंगे। पहला है हमारा अनस्टेबल गवर्नमेंट। अनस्टेबल गवर्नमेंट का मतलब है अस्थिर सरकार। दूसरा है हमारा नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़, नीतियों की निरंतरता। तीसरा है हमारा डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की तानाशाही। चौथा है हमारा अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण का विरोध। पांचवा है हमारा गवर्नमेंट बाय एमेट्योर्स, अनुभवहीन लोगों द्वारा जो सरकार है उस वो देखेंगे हम लास्ट में। अब सारे टॉपिक्स को हम डिटेल में देखेंगे। अब हमारा पहला टॉपिक है अनस्टेबल गवर्नमेंट, यानी कि अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार में हम अब देखेंगे कि हमारी पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट अनस्टेबल क्यों है। पहला पॉइंट है द पार्लियामेंट्री सिस्टम डज नॉट प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट, देयर इज नो गारंटी दैट अ गवर्नमेंट कैन सर्वाइव इट्स टेंचर। जो संसदीय प्रणाली है उसमें स्थिर सरकार की कोई गारंटी नहीं होती, क्योंकि सरकार के अस्तित्व पर हमेशा ही खतरा बना रहता है। दूसरा पॉइंट है द मिनिस्टर डिपेंड ऑन द मर्सी ऑफ मेजॉरिटी लेजिस्लेचर फॉर देयर कंटिन्यूटी एंड सर्वाइवल इन द ऑफिस। जो मंत्री हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में, जो सारे मंत्री हैं वो अपने पद पर बने रहते हैं और सरवाइव करने के लिए जो बहुमत वाली विधायिका है उसकी मर्जी पर निर्भर करते हैं। और नेक्स्ट है अ नो कॉन्फिडेंस मोशन और पॉलिटिकल डिफेक्शन और एवल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोalition कैन मेक द गवर्नमेंट अनस्टेबल। एक अविश्वास प्रस्ताव यानी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन या पॉलिटिकल डिफेक्शन यानी कि राजनीतिक टूट फूट या एवल्स ऑफ मल्टी पार्टी कोalition या जो बहुपक्षीय गठबंधन की बुराइयां हैं वह सरकार को अस्थिर बना सकती है। नेक्स्ट है द गवर्नमेंट हेड। अभी हम ये जो अनस्टेबल गवर्नमेंट है, अनस्टेबल सरकार है, उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं। जो पहले हमारी सरकार रही थी जिसमें जो हेड किया गया था मोरारजी देसाई के द्वारा, चरण सिंह के द्वारा, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा एंड आई.के. गुजराल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो उसमें हमारे जो सबसे पहले मोरारजी देसाई थे उनके राज में क्या हुआ था, तो उनके राज में हुआ क्या था, मोरारजी देसाई जी की सरकार 1977 से लेके 1979 तक की रही थी, जिसमें यह सरकार केवल 2 साल तक ही चल पाई थी, जबकि 5 साल चलनी चाहिए थी। ऐसा क्यों हुआ? इसका कारण यह था कि सरकार में कई दलों का गठबंधन था, जिसके कारण जो सरकार थी वो अस्थिर थी। दूसरे हैं हमारे चरण सिंह। अब चरण सिंह की सरकार कितने दिनों तक की थी, तो वो थी 1979 से लेकर 1980 तक। यह सरकार 1979 में बनी, लेकिन यह जो सरकार है वो केवल 6 महीने तक ही चली थी, 6 मंथ्स ही चली थी। इसका कारण भी यही था क्योंकि सरकार को कांग्रेस पार्टी का समर्थन नहीं मिल पाया था। तीसरे हैं हमारे वीपी सिंह। और वीपी सिंह की जो सरकार है वो 1989 से लेके 1990 तक चली थी। यह सरकार केवल 1 साल तक ही चल पाई थी। इसका भी कारण यही था, कई दलों में गठबंधन था, सरकार अस्थिर थी, अनस्टेबल थी। नेक्स्ट है हमारे चंद्रशेखर। जो चंद्रशेखर हैं उनकी सरकार 1990 से 1991 तक चली थी। यह सरकार और छोटी थी, 4 मंथ की थी, 4 महीने तक ही चल पाई थी। इसका कारण भी यही था कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन इन्हें नहीं मिल पाया था। नेक्स्ट है हमारे देवगौड़ा जी की सरकार 1996 से लेके 1997 तक चली थी। ये 1 साल तक चल पाई थी। इसमें भी वही रीज़न है, गठबंधन की सरकार थी, गिर गई। नेक्स्ट है हमारे आई.के. गुजराल की सरकार 1997 से लेके 1998 तक चली थी। यह भी केवल 1 साल तक चल पाई थी।
ये भी वही कारण है, सरकार अस्थिर थी, बहुदलीय थी, गठबंधन था सरकार में। नेक्स्ट है हमारा नो कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज, नीतियों की निरंतरता। इसमें हमारा पहला पॉइंट है, द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंडक्टेड फॉर द फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, दिस इज ड्यू टू द अनसर्टेनिटी ऑफ द टेंचर ऑफ गवर्नमेंट। जो संसदीय प्रणाली है वह लंबे समय की नीतियों के निर्माण और कार्यान्वयन के लिए अनुकूल नहीं होती है। इसका कारण यही है कि सरकार की अनिश्चितता और जो अस्थिरता है वही इसका कारण है, और इस वजह से नीतियों को लागू करने में कई कठिनाइयाँ आती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अ चेंज इन रूलिंग पार्टी इज़ यूजुअली फॉलोड बाय चेंजेस इन पॉलिसीज ऑफ गवर्नमेंट। शासक दल के परिवर्तन के बाद आमतौर पर या मोस्टली हमेशा ही सरकार की नीतियों में भी परिवर्तन होता है। अब हम ये क्यों होता है, ये ज़्यादातर इसलिए होता है क्योंकि नए शासक दल की अपनी अलग राजनीतिक विचारधारा और नीतियाँ होती हैं, और इसीलिए ये अपने अनुसार कार्यक्रमों को लागू करने का प्रयास करते हैं। अब हम इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझ सकते हैं। द जनता गवर्नमेंट headed by Morarji Desai in 1977 reversed a large number of policies of the previous Congress government. तो जो 1977 में जनता सरकार थी, उन्होंने अपनी पिछली कांग्रेस सरकार की कई नीतियों को पलट दिया था, बदल दिया था। अब दूसरा एग्जाम्पल यही है, द सेम वॉज रिपीटेड बाय कांग्रेस गवर्नमेंट आफ्टर इट केम बैक टू द पावर इन 1980। अब जब मोरारजी देसाई जी की सरकार ख़त्म हुई और कांग्रेस की सरकार वापस से आई 1980 में, तो उन्होंने भी यही किया, उनकी बनाई गई नीतियों को पलट दिया। अब हम नेक्स्ट देखेंगे तीसरा नंबर, डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट, मंत्रिमंडल की तानाशाही, जिसमें हमारा पहला पॉइंट है, when the ruling party enjoys absolute majority in the parliament, the cabinet becomes autocratic and exercises nearly unlimited power. जब रूलिंग पार्टी यानी कि शासक दल संसद में पूर्ण बहुमत का आनंद लेता है, तो जो मंत्रिमंडल है वह स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगता है और लगभग अनलिमिटेड पावर, असीमित शक्ति का प्रयोग करने लगता है। दूसरा पॉइंट है, H.J. Lasky says that parliamentary system gives opportunity for tyranny to the executive. इसका मतलब क्या है, तो एक H.J. Lasky थे जो कि एक इंग्लिश पॉलिटिकल थियोरिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट थे, मतलब कि वो एक इंग्लिश राजनीतिक सिद्धांतकार और अर्थशास्त्री थे। उनका क्या कहना था, उनका यह कहना था कि सांसदीय प्रणाली कार्यकारी को अत्याचार करने का अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, रामसे मुइर, द फॉर्मर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर, ऑल्सो कंप्लेन्ड ऑफ द डिक्टेटरशिप ऑफ द कैबिनेट। दिस फेनोमेना वॉज विटनेस्ड ड्यूरिंग द एरा ऑफ इंदिरा गांधी एंड राजीव गांधी। अब यहाँ पे ये लिखा है कि रामसे मुइर एक पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, उन्होंने भी मंत्रिमंडल के तानाशाही की शिकायत की थी। यह उन समय की घटना है जब इंदिरा गांधी और राजीव गांधी का युग चल रहा था। अब हमारा फोर्थ पॉइंट है, अगेंस्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, यानी शक्तियों का पृथक्करण का विरोध। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम द लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव आर टुगेदर इनसेपरेबल। तो जो संसदीय प्रणाली है उसमें विधायिका और कार्यपालिका एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, मतलब जुड़े ही होते हैं, अलग नहीं होते हैं। और द कैबिनेट एक्ट एज अ लीडर ऑफ लेजिस्लेचर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव, और जो मंत्री परिषद है यानी कि कैबिनेट जो है वो विधायिका और कार्यपालिका दोनों का नेतृत्व करती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, एज Bagehot points out, the cabinet is the hyphen that joins the buckle that binds the executive
and legislative departments together. Hence, the whole system of government goes against the letter and spirit of the theory of separation of powers. यानी यहाँ पे ये लिखा है कि बेज हॉट एक इंग्लिश जर्नलिस्ट थे। उनके अनुसार कैबिनेट एक हाइफन की तरह है जो बकल को जोड़ता है और कार्यपालिका और विधायी विभागों को एक साथ बांधता है। इसलिए पूरी सरकार प्रणाली शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत के अक्षर और भावना के खिलाफ हो जाती है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है गवर्नमेंट ऑफ एमेट्योर्स, यानी कि अनुभवहीन लोगों द्वारा सरकार। जिसमें पहला पॉइंट है द पार्लियामेंट्री सिस्टम इज नॉट कंडक्टेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एज द मिनिस्टर्स आर नॉट एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड्स। जो संसदीय प्रणाली में प्रशासनिक दक्षता की कमी के कारणों में से एक ये भी है कि जो मंत्री हैं सारे वह अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते, एक्सपर्ट्स नहीं होते। और जो नेक्स्ट पॉइंट है द प्राइम मिनिस्टर हैज़ अ limited choice in the selection of ministers. His choice is restricted to the members of parliament alone and does not extend to external talent. अब यह जो समस्या है ये उत्पन्न ही क्यों होती है? ये इसलिए होती है क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनके पास मंत्रियों के चयन में सीमित विकल्प होते हैं। वो रेस्ट्रिक्टेड होते हैं सिर्फ एमपीज़ को चुनने के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को चुनने के लिए, यानी कि जो संसद के सदस्य हैं उन्हें ही वो मंत्री बना सकते हैं और बाहरी टैलेंट, एक्सटर्नल टैलेंट को पे एक्सटेंड नहीं हो सकते हैं, उन्हें चुन नहीं सकते वो। Moreover, the ministers devote most of their time to parliamentary work, cabinet meetings and party activities. और ये भी एक प्रॉब्लम है कि जो मंत्री हैं वो अपना अधिकांश समय संसदीय कार्यों, कैबिनेट की बैठकों और पार्टी गतिविधियों में व्यतीत करते हैं। ये हमारा ख़त्म होता है डिमेरिट्स ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट। थैंक यू।